तो लास्ट सेशन में हमने अब यहाँ पर देखा था जावा के पर्टिकुलरली हमारे पास में क्या क्या फीचर है ये। तो बिकॉज ऑफ दिस फीचर जावा जो है वो सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इजी टू लर्न है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। और मेमोरी रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, मेमोरी मैनेजमेंट, जो कि एज ए नेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे लिए कॉम्प्लेक्स रहेगी, वो हमारे पास में सब हमारा जेवीएम हैंडल करता है यहाँ पर। और जावा के अंदर कभी कुछ इशू आते हैं तो उसके लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट है। तो जहाँ पर इशू क्या होते हैं कि इजीली ट्रेस हो जाते हैं, ये तो ये यहाँ पर काफ़ी चीज़ें एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्लियर होगी कि जावा से क्या एडवांटेज मिलता है। तो ये सारे फीचर है जिसके कारण जावा ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए काफ़ी सूट करती है ये पर्टिकुलरली लैंग्वेज। इसलिए जावा इज़ ए वन ऑफ द फेमस लैंग्वेज जहाँ पर हम जल्दी से क्रिएट कर सकते हैं एंटरप्राइज एप्लीकेशन अपने बिजनेस लॉजिक। क्योंकि प्रोग्रामिंग के लेवल पे ये सब हैंडल करना, जो मेमोरी रिलेटेड थिंग्स, डेटा स्ट्रक्चर, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो हमारे पास में यहाँ पर काफ़ी सारी क्या होती है, लाइब्रेरी अवेलेबल है। तो जावा हमारे पास में तीन पार्ट में है, J2SE, J2EE, J2ME। तो J2SE के अंदर वो लाइब्रेरी आती है जो कि हम अभी आगे देखने वाले हैं यहाँ पर ये। तो पहले कुछ कोडिंग स्टार्ट करते हैं कि जावा के अंदर क्या क्या है। तो हम एक जावा को यहाँ पर इंस्टॉलेशन करते हैं। तो किसी भी तरीके से इंस्टॉलेशन करो। तो जावा को जैसे इंस्टॉलेशन करोगे यहाँ पर, तो हमारे पास में जिस भी लोकेशन पे जावा इंस्टॉलेशन होगा, उस लोकेशन पे यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ये वाला लोकेशन रहता है, प्रोग्राम फाइल वाला। तो नॉट ओनली जावा, कोई सा भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करते हैं तो वो एक लोकेशन के पर इंस्टॉल होता है, मतलब उस लोकेशन पे उसकी फाइल आती है। जावा के अलावा भी हम बाद में दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करेंगे तो वो इस लोकेशन पे बाय डिफ़ॉल्टली जाता है। वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पर्टिकुलरली कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉलेशन करते हैं तो वो इसी लोकेशन पे डिफ़ॉल्ट लोकेशन उसका यही रहता है, प्रोग्राम फाइल। तो हम उसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको लोकेशन जो है वो चेंज कर लेना चाहिए वैसे, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली। सब कुछ प्रोग्राम फाइल में नहीं डाल देना है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, इंडस्ट्री में पेज लगते हैं वहाँ पर सी ड्राइव के अंदर। तो कुछ पेज लगते हैं, मतलब इंडस्ट्री के अंदर सारी की सारी मशीनों के ऊपर बहुत सारी सिक्योरिटी रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन रहते हैं। तो उसके अपडेट होते रहते हैं उसमें ही है, तो वो पूरा स्कैन करते हैं उस लोकेशन को, उसके अंदर कुछ EXE फाइल तो नहीं है, कुछ मेलिशियस फाइल तो नहीं है। तो क्योंकि वो सिक्योरिटी को चेक करने के लिए, सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, इंडस्ट्री में सारे सिस्टम सिक्योर होना चाहिए यहाँ पर। तो वो जावा की फाइलें भी देखते हैं, कई बार फाइलें करप्ट हो जाती है उनके पेज के लिए, पेज के चक्कर में। तो जावा एकदम से चलेगा, कोई एप्लीकेशन चलते चलते बंद हो सकता है क्योंकि वो करप्ट हो जाती है फाइलें वो। तो जिस पर्टिकुलरली लोकेशन पे कोई पेज नहीं लगेगा या उसके ऊपर उसका इम्पेक्ट नहीं आएगा, तो हमारे लिए एक फोल्डर वो इंश्योर करके दे देते हैं वहाँ वहाँ पर ही कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे पेज नहीं चलता है। तो जावा का इंस्टॉलेशन करो यहाँ पर। तो डिफ़ॉल्ट लोकेशन तो ये है। अब एज ए लर्नर तो सब यहीं पर ही करते हैं क्योंकि अपने खुद के सिस्टम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंडस्ट्री में इस लोकेशन पे करने में बाद में इशू भी होते हैं, पेच लगते हैं यहाँ पर, सिक्योरिटी रिलेटेड सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट होते हैं। तो यहाँ से चेंज कर सकते हो जिस भी लोकेशन पर डालना है। तो मैं तो अभी मेरे सिस्टम के अंदर इस लोकेशन पर डालता हूँ, मैंने एक इंस्टॉलेशन बना के रखा हुआ है ये। तो मैं एक पर्टिकुलरली फोल्डर पर डालता हूँ अपने ड्राइव के। तो ऐसे ही अपना एक फोल्डर क्रिएट करो और उस लोकेशन पे सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉलेशन करो। मैंने और भी मेरे पास में सॉफ्टवेयर है तो मैंने इसी लोकेशन के ऊपर डाले हुए हैं, मैंने इसको सी ड्राइव पे नहीं डाले।
अब मेरा डालने का रीज़न ये है कि मुझे सी ड्राइव फुल नहीं करना है मेरी। डाल कहीं भी डाल सकते हो, उसका फर्क नहीं पड़ता है। सॉफ्टवेयर तो सब दूर से रन होंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से बात बता रहा हूँ मैं कि सी ड्राइव पर नहीं डालो डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे। वहाँ पर एक एक हमको फोल्डर, एक लोकेशन हमें आईटी टीम से मतलब बताई जाती है। हमारे यहाँ तो ऐसा एक लोकेशन हमको डेडिकेटेडली बताता है कि जो भी इंस्टॉलेशन करना है इसी लोकेशन पे करो। क्योंकि वहाँ पर जब सॉफ्टवेयर पेज चलते हैं तो इंडस्ट्री में सारे के सारे सिस्टम अपडेट होते हैं, क्योंकि वो सब लाइसेंस रहते हैं। फिर उसके बाद वो सिक्योरिटी रिलेटेड सॉफ्टवेयर भी डालते हैं उनके उसमें। जैसे मैंने बताया था कल कि फेसबुक नहीं चलेगा वहाँ पर इंडस्ट्री के अंदर। तो वहाँ पर उनके नेटवर्क में प्रिविलेजेस नहीं है वहाँ से। तो ऐसी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो जो नहीं चलते हैं सिस्टम पे, क्योंकि कोई भी हो सकता है कि इंडस्ट्री के अंदर कोई हैकर है अपने नेटवर्क में एंटर करके कुछ ऐसी फाइल अपलोड करवा दे जो कंपनी का डेटा पूल कर सके। तो सर सिक्योरिटी रिलेटेड सॉफ्टवेयर सभी को उसमें डले रहते हैं। अब तुम इंडस्ट्री के सिस्टम में पेन ड्राइव नहीं लगा सकते। पेन ड्राइव लगाओगे तो डिटेक्ट हो जाएगी, पता लग जाएगा। तो वो पता कैसे चलेगा कि इस सिस्टम में पेन ड्राइव लगी है? तो उसमें सिक्योरिटी रिलेटेड सॉफ्टवेयर रहते हैं। तो डिटेक्ट हो जाएंगे उनके आईटी टीम को कि भाई ये कुछ कंपनी का डेटा तो नहीं पूल कर रहे हैं। तो फायर हो जाएंगे इंडस्ट्री से। तो जैसे ज्वाइन करते हो वैसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन, कुछ टेस्ट देने पड़ते हैं सिक्योरिटी रिलेटेड। तो उसमें कंपनी की पॉलिसी होती है। तो डिफ़ॉल्ट लोकेशन तो ये रहती है, बट यहाँ नहीं करना चाहिए। अभी कर लो, खुद का सिस्टम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी इंडस्ट्री में करते नहीं। वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें हैं वो विंडो वालों ने बनाई है, तो वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ो और उसमें समझो क्या है वो। बट बट ये जाती इसी लोकेशन पे है वो प्रोग्राम फाइल के अंदर। तो वो होगा, वो विंडो का आर्किटेक्चर है वो। आई डोंट नो वो विंडो ने क्या सोच के बनाया है वो। अपना तो इस जिस लोकेशन पे सॉफ्टवेयर जाता है वो लोकेशन ये वाली है प्रोग्राम फाइल। अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम की, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें जनरेट होती है होगी यहाँ पर। ये है वो, जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करो उसकी इन्फॉर्मेशन रखता है यहाँ पर। इन्फॉर्मेशन रखता है तभी उसके प्रोसेस क्रिएट होते हैं वो। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है वही। तो यहाँ पर जो है इसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होगा। अब हमारे पास में दो चीज़ें आएगी। तो विंडो बेस्ड, सॉरी, हम क्या करते हैं जब हमारा जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होता है तो किसी भी लोकेशन पे करो, जैसे मैंने इस लोकेशन पे की है। तो मेरे पास में ऑलरेडी इंस्टॉलेशन है, तो वहाँ पर क्या होंगे, ऐसे फोल्डर क्रिएट होंगे वहाँ पर। तो एक फोल्डर रहेगा बिन। अब ये बिन फोल्डर के अंदर क्या रहेगा कि हमें कुछ टूल्स यहाँ पर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जो है वो जावा कंपाइलर, जावा डॉक्यूमेंटेशन, जावा पी, जे कंसोल, जेडीबी, ये सब टूल है एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के। ये टूल है ये। तो ये हमको ये पिन फोल्डर में मिलते हैं। जावा डिबगिंग के लिए होता है वो। कोड राइट करते हो, डिबग करते हैं उससे ही। तो ये सब जावा के क्या है, ये टूल है। अब हमको जावा का प्रोग्राम जब कंपाइल करना रहेगा तो हम लोग जावा सी टूल का यूज़ करेंगे। तो हम इस लोकेशन पर जाके, यहाँ पर पर्टिकुलरली इस लोकेशन के ऊपर जाते हैं हम लोग। तो ये इस लोकेशन पे जाना पड़ेगा यहाँ पर ये। और जावा हाइफन हाइफन यहाँ पर हम लोग वर्जन करते हैं। तो
अभी मेरे मैं 21 वाली लोकेशन पे गया हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या हो गया मेरे पास में ये जावा का ये वाला वर्जन जो है वो यहाँ पर शो हो गया। मैं उस लोकेशन पे गया पर्टिकुलरली। तो मुझे उस टूल की क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलरली लोकेशन पे जाना पड़ेगा यहाँ पर ये। तब उस लोकेशन के ऊपर जो है वो यहाँ पर ये टूल है, एक जावा सी है जिसका काम है कंपाइल करने का। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमें सेट ऑफ टूल मिलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। तो ये सब ये किट है ये डेवलप करने के लिए। फिर जेडीके के अंदर जो है वो जेआरई भी देता है जिस पे हम लोग रन करते हैं। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ हमारे पास में क्या है कि इसके अंदर देखोगे तो प्रोग्राम को हमको रन करना है तो एक टूल रहेगा जो रहेगा जावा। वेर इज जावा? जावा डॉक, जावा पी। ये टूल नहीं है, ये टूल ये है। ये जावा 17। ठीक है। इसी में से कोई सा टूल है जावा का। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो डीएलएल फाइल होती है ये डीएलएल फाइल जनरेट होती है सी प्लस प्लस में, सी प्लस प्लस में। तो ये मैंने जैसे पहले ही बोला है कि जो जावा का जो सॉफ्टवेयर है वो टॉप ऑफ द सी सी प्लस प्लस लैंग्वेज बने हुए हैं वो। तो सी सी प्लस प्लस इज ए मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी लैंग्वेज। मोस्टली सी प्लस प्लस तो बाद में आया है, सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करके सी प्लस प्लस आया है। और सी प्लस प्लस को और सिंप्लीफाई करके मतलब उसमें मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह के जो इश्यूज होते हैं, पॉइंटर वगैरह के जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक होते हैं, टॉप ऑफ दैट जेवीएम क्रिएट किया जिसके ऊपर हम लोग जावा प्रोग्रामिंग करते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे प्रोग्राम जो रन होते हैं वो सी प्लस प्लस पे ही होते हैं। जो जेवीएम है वो सी प्लस प्लस पर डेवलपमेंट है वो। तो प्रोग्रामिंग कोड सिंप्लीफाई किया है यहाँ पर। ये तो जो डीएलएल फाइल यहाँ पर दिखेगी ये सब सी प्लस प्लस फाइलें रहती हैं ये। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग जो है वो नेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जो है वो काम करते हैं ये। नेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब सी प्लस प्लस, जो कि हार्डवेयर के सबसे ज़्यादा पास में रहती है। सी प्लस प्लस से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे ह्यूमन के लिए
अंडरस्टैंडेबल थी जब से सी सी प्लस प्लस आई है, जब से लोगों ने उसको यूज़ करना चालू किया है। इसके पहले की जो ओल्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो कॉम्प्लेक्स थी किसी के लिए भी लर्न करने के लिए। उसको हमारा जो साइंटिस्ट है जिसने उसको डेवलप किया है वही उस पर कोड कर पाते थे। अब कोई भी कोड जब भी कर सकता है जब उसको समझ में आया, तो वो सी सी प्लस प्लस लैंग्वेज है जहाँ से वो एज ए कोई भी एंड यूज़र उसको यूज़ कर सकता है। तो पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो पहले भी थी कोबल पास्कल, उसको सभी लोग लर्न नहीं कर पाते थे। जी सी प्लस प्लस से सिंप्लीफाई हुई लैंग्वेज, और जावा से तो और सिंप्लीफाई हो गई है, और आज के समय में तो कोई भी प्रोग्रामिंग कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं। तो वो अ, जो है वो लैंग्वेज को सिंप्लीफाई किया गया है अभी ये। तो अभी जावा के इस लोकेशन के ऊपर अभी मेरा क्या है यहाँ पर, ये जावा का टूल है यहाँ पर। ये तो मैं यहाँ पर क्या देख सकता हूँ, अब हमने यहाँ से क्या कर लिया, वर्जन को चेक कर लिया यहाँ से ही, उस लोकेशन पे हम लोग जाके। तो ऐसा क्या करना है कि इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना है, करने के बाद में क्या है कि या तो हम लोग ही करते हैं, हमको मिलता है बेसिकली, तो हमको करना पड़ता है क्योंकि अलग अलग प्रोजेक्ट के अलग अलग वर्जन होते हैं। तो एक डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा जिसमें जो वर्जन का सॉफ्टवेयर हमको इंस्टॉलेशन करना है, जिसमें हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसका इंस्टॉलेशन करो, तो हम लोग यहाँ पर उसका वर्जन चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास में मैंने ये 21 की लोकेशन पे ले गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पर जो है उस लोकेशन पे हमको जाना पड़ेगा। अब जहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर है, जब हमने यहाँ पर उसको वर्जन चेक किया, तो अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं क्लोज कर दूंगा मैं, और क्लोज करने के बाद में मैं नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ। मैं उस लोकेशन पे मैं गया नहीं। तो यहाँ पर जावा वर्जन हम लोग करते हैं, तो अभी तो क्या मेरा सिस्टम के अंदर जावा के पाथ में प्रॉब्लम है, बट यदि नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट पे ओपन करोगे तो यहाँ पर जावा का वर्जन आएगा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने अभी वर्जन दिखाने के लिए हम उसकी लोकेशन पे गए थे। मैंने इस लोकेशन के ऊपर जो है वो सीएमडी किया था ये। तो मेरा यहाँ पर जो जो था वो यहाँ पर पाथ था मेरा यहाँ पर, इसके अंदर मैं बिन फोल्डर में गया था, और मैंने यहाँ पर जावा सी किया था यहाँ पर। तो जावा सी का टूल है उस लोकेशन पे, ये बिन के अंदर जो है वो जावा सी का टूल है, इसलिए मुझे वो यहाँ पर ये जो है कमांड मेरी एग्जीक्यूट हुई। यदि वहाँ पर यदि प्रोग्राम अवेलेबल है वहाँ पर, ये टूल अवेलेबल है, तो वो उसको एग्जीक्यूट करने का ऑप्शन दिखाएगा यहाँ पर ये, कि क्या क्या इसके पैरामीटर में डालो यहाँ पर ये। और यहाँ पर जावा भी अवेलेबल है ये। तो मैंने जावा के अंदर क्या करा, यहाँ पर वर्जन को मैंने यहाँ पर डाला, तो मेरे पास में क्या आया, वर्जन आया मेरे पास में ये। तो मैं उस लोकेशन पे गया पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर की। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना ये एज ए किसी भी डेवलपर के लिए कॉमन थिंग, ये आना ही चाहिए, ये अप्रोच कैसे करना है, सॉफ्टवेयर चेक कैसे करना है। तो ये यहाँ पर ये टूल अवेलेबल है जावा वाला। तो यहाँ पर जावा का टूल तो ऐसा दिखा नहीं मुझे, बाकी ऐसी डीएलएल फाइल देखी है यहाँ पर एक। किसका? अरे अभी इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मुझे सबके मीनिंग नहीं पता है, जो हम लोग यूज करते हैं उसके मीनिंग पता ही है। अब ये सब डीएलएल फाइल है ये सी प्लस प्लस की। इसको अब ये जैसे कि जावा डिबगिंग के लिए ये वाला टूल यूज होता है, और ये की टूल यूज होता है जब हम लोग सर्टिफिकेट को इंस्टॉलेशन करते हैं। जावा डॉक्यूमेंटेशन यूज होता है जब हम लोग जावा का डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते हैं हमारे क्लासेस का मेथड का। तो एक सर्टेन टूल ही जो यूज़ करते हैं, जार फाइल क्रिएट करते हैं तो ये वाला टूल यूज़ होता है। तो ये सब लाइब्रेरी है जो डीएलएल फाइल है यहाँ पर। अभी सबके सब यूज़ नहीं किए हुए रहते हैं हम लोगों के, और सारे टूल सब कुछ जरूरी नहीं यहाँ पर यूज़ करने के लिए, कुछ लाइब्रेरी है उसकी है। तो जितना यूज़ करते हैं हम उसी की बात कर रहे हैं अभी।
अब यहाँ पर जो है वो जावा का वर्जन यहाँ पर दिख रहा है हमको, ये वाला वर्जन है जावा का। अब जावा सी का काम है कोड को कंपाइल करने का। तो मैंने यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ मैंने जावा राइट किया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे पैरामीटर दिखेगा एक वर्जन, प्रिंट प्रोडक्ट वर्जन। तो क्या डालना है कमांड के बाद, ये सब पैरामीटर यहाँ पर अवेलेबल है। तो जावा के अंदर वर्जन डालना है बाद में, तो वहाँ पर मुझे प्रोडक्ट का वर्जन आएगा, ये पैरामीटर है यहाँ पर। तो ये सब कुछ यहाँ पर हमको क्या करता है, ये डेफिनेशन में बताता है कि कौन कौन से पैरामीटर इसके बाद में डाल सकते हो ये जावा के बाद में। तो वो तुमको उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर शो करेगा यहाँ पर ये। अब लिस्ट ऑफ मॉड्यूल यहाँ पर डालेंगे तो लिस्ट ऑफ मॉड्यूल निकल के आएंगे। एनेबल नेटिव एक्सेस डालेंगे, फिर और भी पैरामीटर डालने पड़ते हैं। तो मॉड्यूल पाथ डालेंगे यहाँ पर, तो ये सेपरेट लिस्ट डायरेक्टरी ये सब आएगी यहाँ पर ये। तो अभी जो भी टूल रहेगा उसके जो भी पैरामीटर रहेंगे उसकी लिस्ट यहाँ पर रहती है। डायरेक्टरी डालना है, कुछ और इनपुट भी डालना पड़ते हैं साथ में ये। तो अभी तो हमको जस्ट वर्जन चेक करना है, तो मैंने क्या करा कि यहाँ पर जस्ट वर्जन डाला है मैंने यहाँ पर ये जावा वर्जन। ऐसा जावा सी यदि हम लोग करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा जावा का फाइल है उसको डालना पड़ेगा, तो वो उसको कंपाइल करके देगा वो। तो मैं क्या करता हूँ कि प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ एक सिंपल सा जावा का। इसको डिलीट करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जावा का अभी एक सिंपल सा प्रोग्राम जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। अभी मैंने प्रोग्रामिंग के बारे में बताया नहीं है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये क्या है मेरे पास में, कि सिंपल सा क्या है जावा का प्रोग्राम है। तो जावा का प्रोग्राम राइट करने के लिए हम कोई सा भी क्या है नॉर्मल टेक्स्ट सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, या नोटपैड ले लो, नोटपैड प्लस प्लस ले लो। कोई सा भी क्या करो कि टेक्स्ट सॉफ्टवेयर ले लो, यहाँ पर सिंपल जावा का प्रोग्राम हमको रन करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी स्टार्टिंग में एज ए स्टूडेंट पहले प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस जो करना है जो वो इस ऐसे सॉफ्टवेयर पे करना है डायरेक्टली। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर इस पे काम नहीं होता, इंडस्ट्री में हमारे पास होते हैं आईडी, जिसके अंदर ये एक्लिप्स, एस टी एस, एक्लिप्स का ही जो वर्जन है वो एस टी एस है, उसी को अ, यहाँ पर स्प्रिंग के लिए और एडवांस किया गया। लेकिन नॉर्मल एक्लिप्स का भी यूज़ कर सकते हो, करते ही हैं। और नेट भी यूज़ नहीं करते इंडस्ट्री में, वो जो कॉलेज वॉलेज में दिखता है। अभी यूज़ करते हैं इंटेल जे। तो ये जो है वो आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आईडी। तो ये एक तरीके का हमारे पास में क्या है कि ये एडिटर है जो कि हमारे लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। तो इसके अंदर क्या होते हैं कि काफ़ी क्या होते हैं सेट ऑफ टूल रहते हैं इस पर्टिकुलरली आईडी के अंदर। तो हमारा डेवलपमेंट क्या होता है फास्ट होता है उससे ही। तो हम लोग क्या करते हैं कि आईडी का यूज़ करते हैं इंडस्ट्री के लेवल पे। ये मेरे क्या एस टी एस आई डी है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या है कि काफ़ी सारे टूल अवेलेबल है, यहीं पर हमारा प्रोग्राम राइट होता है, रन होता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये सब जितने भी आ रहे हैं ड्रॉप डाउन, ये सब टूल है यहाँ पर ये। तो हमारे लिए क्या है कि डेवलपमेंट करने के लिए हमें डेवलपमेंट को फास्ट करने के लिए हम लोग आईडी का यूज़ करते हैं। तो जब हम लोग लर्न करते हैं तो हम कुछ क्लासेस क्रिएट करते हैं।
क्योंकि हमको सिंटेक्स से लर्न करना है। लेकिन जब हम लोग इंडस्ट्री में जब हम लोग एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो हम लोग सेट ऑफ क्लासेस पे काम करते हैं। बहुत सारी क्लासेस होती है उसमें, फिर उसके बाद में हम लोग को उसको में यदि एंटरप्राइज एप्लीकेशन बना रहे हैं तो सर्वर भी रहता है। तो वहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का मैन्युअली जो कोड राइट कर रहे हैं बस राइट कर रहे हैं। यहाँ पर हमें काफ़ी सारे सजेशन आईडी से आते हैं। आईडी हमें काफ़ी चीज़ें सजेस्ट करके देता है, और काफ़ी सारी टूल्स इंटीग्रेटेड होते हैं। तो इंडस्ट्री के लेवल पे तो हम आईडी का यूज़ करेंगे। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करना स्टार्ट किया है तो नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन, कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज़ करो, टेक्स्ट फॉर्मेट में प्रोग्राम करना है इनिशियली। और इससे क्या होगा कि सिंटेक्स पे कमांड आएगी जावा के, क्योंकि यहाँ कोई सजेशन नहीं आएगा, सब सोच सोच के राइट करना पड़ेगा। तो जब भी अपना प्रोग्राम कंपाइल करोगे तो पहले माइंड में कंपाइल करोगे अपने प्रोग्राम को। और होता ये है कि इंडस्ट्री के अंदर तो आईडी में काम होता है, लेकिन इंटरव्यू प्रोसेस में जावा के प्रोग्राम पूछते हैं, या जावा का टेस्ट होता है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जावा का टेस्ट होता है। हैकर रैंक, हैकर अर्थ, या लीड कोड ऐसा देते हैं। तो उसमें भी क्या है कि कुछ सजेशन नहीं आता है, सब सिंटेक्स वगैरह जो है वो खुद को ही जो है वो जो दिमाग में वैसे ही राइट करना पड़ता है। तो आईडी इंडस्ट्री में काम करते तो आईडी पे करते हैं, वहाँ पर आईडी के अंदर सब सजेशन वगैरह आते हैं, क्योंकि हम लोग इस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग इंटरव्यू प्रोसेस में रहते हैं तो उस केस में ऐसा कुछ सजेशन के लिए मिलता नहीं है टूल के अंदर। तो वहाँ पर फिर एकदम से याद नहीं आती है चीज़ें, और प्रोग्राम राइट करने में प्रॉब्लम होती है इस, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस की नहीं होती है जब हम लोग इनिशियली कॉन्सेप्ट लर्न ना करते हैं। तो एज ए स्टूडेंट पहले टेक्स्ट पे काम करना है। तो मैं यहाँ पर क्या है कि एक प्रोग्राम जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं नॉर्मली क्या ले लेता हूँ, मेरा ये नोटपैड ले लेता हूँ मैं। तो जावा इज ए सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सिंपल नोटपैड पे लिखो यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हम अभी एक सिंपल सा क्लास ले लेते हैं। यहाँ पर ये क्लास डेमो पब्लिक क्लास, सॉरी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अभी मैंने बताया नहीं चीजें ये। अभी तुम्हारा जो सीखा हुआ है वो हाफ जो भी है, अभी ये सब मत पूछो, धीरे धीरे मैं सब एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो मेरा ये क्या है, एक ये प्रोग्राम है ये। अब ये प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ इस लोकेशन पर। तो जो भी मेरे पास में क्लास का नेम है डेमो डॉट जावा। तो यहाँ पर मैंने एक इस एक्सटेंशन से मैंने क्या करा, यहाँ पर प्रोग्राम को मैंने सेव किया है यहाँ पर ये। तो मेरे पास में क्या है कि ये जावा की जो है वो एज ए सोर्स फाइल है। तो ये डेमो डॉट जावा जो है ये एज ए ये सोर्स फाइल रहेगी हमारी ये। तो सोर्स फाइल को राइट करने के भी रूल होते हैं। अभी हम आगे वो रूल के बारे में बात करेंगे। जावा का सोर्स कोड राइट करते हैं तो सोर्स फाइल राइट करने के हमारे पास में रूल है ये। तो हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर कंपाइलेशन करेंगे यहाँ पर ये। तो कंपाइल करेंगे तो हमारे पास में एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं बाइट कोड। अब ये एक इंटरमीडिएट कोड है ये, जो कि इसको हम बाइट कोड बोलते हैं। उसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहते हैं यहाँ पर ये। तो कंपाइलेशन की प्रोसेस में काफ़ी सारी चीज़ें होती है।
जो कि ये जावा का कंपाइलर परफॉर्म करता है यहाँ पर। कर रहे हैं, सॉरी। डेमो डॉट क्लास। तो ये हमारा यहाँ पर ये वाला जो टूल है हमारे जेडीके के अंदर, वो यहाँ पर काम आता है। यहाँ पर तो जो भी सोर्स कोड राइट करते हैं, तो कंपाइलर का काम है सोर्स कोड को के सिंटेक्स को चेक करना। फिर जो भी हम कोड करते हैं, तो मशीन को वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, मशीन को इंस्ट्रक्शन समझ में आते हैं। तो यहाँ पर बाइट कोड क्या होता है, वो इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट होते हैं वो बाइनरी फॉर्मेट में। तो मशीन को तो इंस्ट्रक्शन समझ में आते हैं। तो हमारा जो हाई लेवल कोड है जो कि इंग्लिश में रिटर्न है, यूनिकोड बेस्ड लैंग्वेज में रिटर्न है, दूसरी दूसरी प्रोग्रामिंग दूसरी दूसरी लैंग्वेज में भी हम लोग कोड राइट कर सकते हैं, वो कन्वर्ट होता है इंस्ट्रक्शन के अंदर। अब वो सब सारा काम है हमारा कंपाइलर का। तो कॉलेज में सब्जेक्ट आता है जावा कंपाइलर, जावा नॉट जावा कंपाइलर, कंपाइलर डिज़ाइन। तो उसके अंदर क्या होते हैं कि सारी स्टेप रहती है कि किस फेज में हमारा कंपाइलर काम करता है। उसके अंदर हमारे पास में कीवर्ड होंगे, आइडेंटिफायर होंगे, वो टोकन में कन्वर्ट होंगे। फिर वो कन्वर्ट होने के बाद सबके क्या होंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनेंगे। फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के हमारे पास में क्या है कि वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, डायरेक्टली भी एग्जीक्यूट होते हैं इन केस ऑफ सी सी प्लस प्लस हो। और जावा के उसमें डायरेक्टली नहीं होते हैं। जावा के उसमें हमारा क्लास फाइल रहता है, उसके बाद में हमारे पास में रहता है जेवीएम। जेवीएम इसको लोड करता है, ये इंस्ट्रक्शन के ऊपर वो और काम करता है जेवीएम इंटरनली ये। तो एक इंटरमीडिएट फाइल जनरेट होती है जावा के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं एज ए क्लास फाइल। तो जो भी सिंटेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी, और एक जो कोड है वो रनेबल कोड जाएगा हमारे पास में। तो जावा के अंदर कंपाइलेशन होता है पहले, जिससे कि प्रॉपर प्रोग्रामिंग जो है वो पहले उसके सिंटेक्स से पूरा चेक हो जाते हैं, और उसका लिए कोड जनरेट हो जाता है। मतलब कि सिंटेक्स लेवल तो कोई प्रॉब्लम जाने नहीं वाली जब जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि वो कंपाइल टाइम पे क्या है वो वेरीफाई हो गया है। अब ऐसी हमारे पास में कुछ लैंग्वेज होती है जो कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट है। तो वो सब रन टाइम पे होगा, उसमें जो होगा जो सिंटेक्स का एरर भी पता चलेगा, तो सब रन टाइम पे पता चलेगा, जब एग्जीक्यूशन होगा जब भी पता चलेगा। वहाँ पर ये नहीं कि पहले कंपाइलेशन करो बाद में हम रन कर रहे हैं। तो बहुत सारी क्या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जब एग्जीक्यूट होता है जब उसके सिंटेक्स चेक होते हैं। जब वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है उसी टाइम पे सिंटेक्स चेंज होते हैं, उसे जब वो रन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में दो फेज है, कंपाइलेशन फेज अलग है और रन जब हम रन करते हैं वो फेज अलग है। तो कंपाइलेशन फेज में हमारे सिंटेक्स जो है वो वेरीफाई हो चुके होते हैं। दोनों 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 की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है दोनों की। तो सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन की हुई है, तो सबका एग्जीक्यूशन होने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। जैसे जावा बीच में इंटरमीडिएट फाइल जनरेट करता है, अब सी सी प्लस प्लस के अंदर भी इंटरमीडिएट फाइल जनरेट होती है, वो जो डीएलएल फाइल है, ऑब्जेक्ट फाइल है। लेकिन वो सब जो है जब हम रन करते हैं वो सब एक ही बार में सब हो जाता है वहाँ पर, उसके अलग अलग फेज नहीं होते हैं। तो सबका तुम एग्जीक्यूशन फ्लो देखो, कंपेयर करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी सिर्फ जावा पे फोकस करो, सबका अलग अलग एग्जीक्यूशन करने का तरीका है सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। जिसने भी इसको, इसमें कंपाइलर है और इंटरप्रेटर जो है, सारे के सारे टूल जो है इंटरप्रेट करने का, लोडिंग करने का, लिंकिंग करने का, वो सब जेवीएम के अंदर है यहाँ पर। यहाँ एडिशनल उसके लिए सॉफ्टवेयर जो है वो लोड नहीं होता है, वो सब जेवीएम के अंदर हो रहा है वो जो हो रहा है। हम उस प्रोसेस को नहीं जानते, हम हमारे कोड को उठा के सिर्फ जेवीएम में दे देते हैं।
होता है, इसमें भी इंटरप्रेट होता है। कोड तो कोई सा भी कोड एग्जीक्यूट हो रहा है वो इंटरप्रेटेड होकर एग्जीक्यूट हो रहा है, बट डिफरेंस ये आता है कि वो कोड अपना डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है तो अपना कोड इंटरप्रेट हो रहा है, या वो कोड इनडायरेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। अब हम क्या करते हैं कि डॉट क्लास फाइल बना के दे देते हैं, तो जेवीएम के अंदर ये डॉट क्लास फाइल इंटरप्रेट होती है, ये एग्जीक्यूशन तो हमेशा लाइन बाय लाइन ही होगा। एग्जीक्यूशन होने में हमेशा लाइन बाय लाइन ही होगा, लेकिन यहाँ पर हमारा कोड नहीं हो रहा है, यहाँ पर हमारा डॉट क्लास फाइल का कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो उसके अंदर जेवीएम के अंदर इंटरप्रेटर रहता है ये। जेवीएम का आर्किटेक्चर यहाँ पर देखते हैं तो इसके अंदर हमारा कंपाइलेशन किया हुआ कोड है वो फिर से यहाँ पर कंपाइल होता है। इंटरप्रेटर यहाँ पर भी है, हमारा जो डॉट क्लास फाइल है यहाँ पर इंटरप्रेट होगा वो, हमारे इंस्ट्रक्शन को वो और ऑप्टिमाइज करेगा यहाँ पर, ये एग्जीक्यूशन इंजन के अंदर। जेवीएम आर्किटेक्चर में तीन मेन फेज है, क्लास लोडर है, एक मेमोरी एरिया और ये एग्जीक्यूशन इंजन है। ये तो एग्जीक्यूशन इंजन के अंदर भी और चीज़ें होती है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी इन इन चीज़ों के अंदर जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जीक्यूशन करने का तरीका अलग है। इंटरप्रेटर का काम है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने का। तो कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी होती है जो हमारे कोड को ही डायरेक्ट लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती है, वो सब कुछ रन टाइम पर होता है। कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी होती है कि जो हमारे कोड को डायरेक्ट रन नहीं करती है, वो हमारे लिए बीच में जो है वो एक कोड जनरेट करती है और उस कोड को वो क्या करती है, इंटरप्रेट करती है, वो हमारे कोड को नहीं करती है ये। तो जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी एवेल्यूएट करता है, जो भी बनाता है, वो अपनी अपनी एक अप्रोच वहाँ पर फॉलो करता है। अब ये चीज़ें सी सी प्लस प्लस में अलग होगी। सी सी प्लस प्लस में चीज़ें मैनुअल होती है, वहाँ पर बड़ा बड़ा प्रोग्राम है वो लोड होता है हमारे रैम के अंदर, और वो असेंबलर लिंकर लोडर उसके बाद में कोड रन होता है। जावा में वो चीज़ को उठा के एक पैकेज कर दिया एक जेवीएम के अंदर, और हमारे लिए सिंप्लीफाई किया है कि मतलब प्रोग्रामिंग का एग्जीक्यूशन उसके लिए हमारे लिए इजी हो। अब इसके अंदर जो है वो इंटरप्रेट हो रहा है कोड, वो हमारा डॉट क्लास फाइल हो रहा है, ये हमारे सिंप्लीफिकेशन के लिए दिया है उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाना, फिर बाद में उसको एग्जीक्यूट करना डिफरेंटली, जिससे कि वो हमारे लिए इजी हो। ऐसा एक पाइथन का भी एग्जीक्यूशन होता है, ऐसा जावास्क्रिप्ट का भी एग्जीक्यूशन होता है। अब सबके अंदर कहीं ना कहीं पर लिंकर लोडर इंटरप्रेटेड होना सब कुछ है सभी के अंदर। अब कहीं पर ऐसा है कि वो फेज जो है वो कॉम्प्लेक्स रहता है, कहीं पर वो फेज जो रहता है वो सिंप्लीफाई होके दिया हुआ रहता है। अब हमको सारा चीज़ें जो दे दिया है वो जेवीएम के अंदर दे दिया है वो। अब वो क्या करता है वो सब हम जेवीएम करता है, हमारे बिहार पे करता है। हम जस्ट मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हैं, जेवीएम के आर्किटेक्चर को पढ़ सकते हैं कि वो जेवीएम के अंदर वो हो रहा है वो। कंपाइलर कंपाइलर और इंटरप्रेटर में कोई बेसिक डिफरेंस यही है कि कंपाइलर एक बार में पूरा की पूरा जो कोड है उसको पूरा रीड करता है, और उसके उसके बाद में मतलब वो सही है या गलत है सिंटेक्स वो बता देता है वो। तो वो कंपाइलेशन जो है वो पूरा की पूरा प्रोग्राम रीड करता है एक ही बार में। और इंटरप्रेटर क्या करता है कि लाइन बाय लाइन चेक करता है। तो इंटरप्रेटेड होने का मतलब ये होता है लाइन बाय लाइन चेक हो रहा है वो भी रन टाइम पर। तो जब प्रोग्राम रन हो रहा है जब पता चलेगा कि सिंटेक्स सही है या गलत है इंटरप्रेटेड के केस में। अरे तो मैं ये बोल रहा हूँ मैं ये कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस है ये है। इंटरप्रेटर में चीज़ें लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, तो जो चीज़ पता चलती है सब रन टाइम पे पता चलती है। कंपाइलर में सारा के सारा जो कोड है वो एक ही बार में पूरा वेरीफाई होता है, इंटरप्रेटर के केस में ऐसा नहीं होता है। तो प्रोग्रामिंग के एग्जीक्यूशन के लेवल पर इंटरप्रेटर कोड को एग्जीक्यूट करता है। अब हमारे जावा के केस में ऐसा है कि हम जावा का कोड डायरेक्ट इंटरप्रेटर को नहीं दे रहे हैं, हम बीच में बाइट कोड जनरेट कर रहे हैं
ताकि कंपाइलर से पहले वेरीफाई हो चुका है वो कि हमारे पास में पूरा सिंटेक्स सही है ये। अब ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है जो डायरेक्ट इंटरप्रेटेड होती है, उसमें बीच में कोई कंपाइलर नहीं रहता है। तो वहाँ पर सिंटेक्स सही है या गलत है वो भी सब पता चलता है हमको रन टाइम पे। कंपाइलर होता ही नहीं ना उसमें, सीधे रन करो। जावा स्क्रिप्ट वैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो पता चलेगा सब रन टाइम में पता चलेगा। अभी मैं यहाँ पर जो है वो सोर्स कोड राइट करता हूँ मैं यहाँ पर, ये जावा स्क्रिप्ट का कोड है मेरे पास में ये, जो कि ब्राउज़र के ऊपर एग्जीक्यूट होता है। अब मैं जावा स्क्रिप्ट का मैं, तो जावा स्क्रिप्ट के बीच में कोई कंपाइलेशन नहीं है कि कोई डॉट क्लास फाइल जनरेट हो रही है, वहाँ जो कोड राइट किया है वही सीधे पास करना है इंजन को यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर कोड राइट करता हूँ एक ये जावा स्क्रिप्ट का कोड है ये। जैसा जावा में हेलो राइट करते हैं। अभी जावा स्क्रिप्ट का कोड है, अभी तो मैं ये कोड ब्राउजर पे राइट कर रहा हूँ मैं, बट बेसिकली हम लोग जावा स्क्रिप्ट का कोड सर्वर से ब्राउजर के ऊपर आता है, लेकिन जो कोड आएगा मैं उसी को वहीं पर ही राइट कर रहा हूँ। ये ब्राउजर के अंदर सारी फैसिलिटी हमारे पास में अवेलेबल रहती है ये। अब ये क्या है मेरे पास में, ये कोड है ये जावा स्क्रिप्ट का। ठीक है, मुझे इसको रन करना है, मैंने यहाँ पर रन कर दिया ये। तो यहाँ पर जो है ये इन्फो के अंदर दिखेगा यहाँ। तो यहाँ पर देखो ये हाई प्रिंट हुआ जो मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाया। अब ये जावा स्क्रिप्ट के अंदर ये फंक्शन है ये उसका एग्जीक्यूशन है ये उसका ये आउटपुट है ये। ठीक है। अब इसको ये चीजें, ये भी जावा का प्रोग्राम है प्रिंट करवाने का है, और जावा स्क्रिप्ट में भी क्या है कि ये जो कंसोल डॉट लॉग है उसका काम है प्रिंट करवाने का, और ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज है ये कोड आता है हमेशा क्लाइंट के साइड में, ये सर्वर के साइड एग्जीक्यूट नहीं होता है ये। तो ये जो प्रिंट में वहाँ करवा रहा हूँ वो प्रिंट में यहाँ भी करवा रहा हूँ। अब क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर मैंने कोड को कंपाइल तो किया ही नहीं है, सीधे रन कर रहा हूँ मैं ये। अब जब मैं इसका मान लो सिंटेक्स राइट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया कि डबल कॉलन यहाँ पर मैंने लगा दिया। ये मेरा डायरेक्ट जावा स्क्रिप्ट के इंजन को पास हो रहा है ये मेरा कोड ही। अब जावा स्क्रिप्ट का जो इंजन बना हुआ है उसके अंदर वो जो भी कोड भेजते हैं हम लोग वो उसको डायरेक्ट रन करता है, वहाँ कोई बीच में कंपाइलेशन कोड नहीं आता है ये। अब ये जो मैंने सिंटेक्स राइट किया है मैंने ही राइट किया है, मेरे बिहाफ में तो कुछ बीच में कोई टूल वूल लगा के मैंने उसको वेरीफाई नहीं किया, जैसा सिंटेक्स है वैसा कि वैसे ही पास कर दिया। अब मैं जावा स्क्रिप्ट को इंजन को दूंगा तो ये मुझे एरर बताएगा, अब ये रन टाइम पे बताएगा ये। कोड कोड सही करो फिर वहां पर। तो जावा स्क्रिप्ट में कोड करना इजी नहीं है, जावा स्क्रिप्ट में कोड करना डिफिकल्ट है, ये जो बड़े बड़े कोड करते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर वो चीज़ डिफिकल्ट होती है, इस तरीके के एरर आते हैं वहां पर, एक जरा सा भी एरर आ गया तो प्रोग्राम रन ही नहीं होता है वो। प्रोग्राम रन नहीं होगा तो ब्राउजर के ऊपर कुछ आएगा ही नहीं यहाँ पर, वो पूरा ब्राउजर पूरा ब्लैंक हो जाएगा, एक जरा सा भी प्रॉब्लम हो गया तो उसके अंदर ये, और सब रन टाइम पे पता चलता है जावा स्क्रिप्ट में। तो नहीं चलेगा, कॉम्प्लेक्सिटी है जावा स्क्रिप्ट की।
जावास्क्रिप्ट की कॉम्प्लेक्सिटी है ये तुमको जावास्क्रिप्ट में कोड को बहुत एक तो ध्यान से राइट करना है एप्लीकेशन के लेवल पे। फिर टेस्ट करोगे तो यहाँ पर ऐसा कंसोल में एरर प्रिंट होते हैं। जैसा एरर आया कि नहीं यहाँ पर वैसा एरर प्रिंट होते हैं कंसोल में। जब पता चलता है कि हमने जो कोड किया है वो गलत है तो फिर से कोड करो, फिर से सर्वर पर डिप्लॉय करो, फिर भेजो यहाँ पर ये सब बताएगा वो। बताएगा, सब बताएगा। अब आगे मैं जब वेब टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूंगा, जब मैं सब बताऊंगा मैं क्या है ये। अब तुम अभी से वो चीज़ें पूछ रहे हो, तुम खुद ही अपने आप को कंफ्यूज करोगे इन चीज़ों में, कंपाइलर इंटरप्रेटर और इसमें। क्योंकि क्योंकि अ, 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 क्यों अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है, चीज़ें इंटरप्रेट हो रही है। इंटरप्रेट हो रही है मतलब डायरेक्टली मेरा जो कोड है वो लाइन बाय लाइन यहाँ पर चेक हो रहा है ये अंदर इंटरप्रेटर में, और जहाँ पर उसको इशू लग रहा है वो उस लाइन पे क्या कर रहा है, वो एरर बता रहा है। जावा में भी इंटरप्रेट होता है कोड। जावा में हम नहीं ये नहीं बोल रहे कि जावा में इंटरप्रेटर नहीं हो रहा है, लेकिन जावा के अंदर इंटरप्रेटर कहाँ हो रहा है, सब जेवीएम के अंदर हो रहा है। इंटरप्रेट होने का मतलब ये है कि वो कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, कोई उस समय सिंटेक्स से वेरीफाई नहीं करता है, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है कोड को वो। कि जो लाइन बाय लाइन उसको रीड करना, और सीधे उसके बिहाफ पे जो भी आउटपुट बन रहा है उसको शो करना, इसको हम लोग इंटरप्रेटेड होने का प्रोसेस बोलते हैं यहाँ पर ये। कंपाइलर में जस्ट सिंटेक्स चेक होते हैं। वो कंपाइलर में सिंटेक्स चेक करता है तो पूरा के पूरे प्रोग्राम को वो वेरीफाई करता है कि यहाँ पर यदि कुछ ऑपरेटर जो है, सॉरी, जो करली ब्रेसेस है वो प्रॉपरली ओपन है तो क्लोज है कि नहीं है वो। तो वो पूरा की पूरा क्या करता है, वेरीफाई करता है एक ही बार में। ये कंपाइलर का मतलब ये होता है कि एक ही बार में पूरा के पूरा प्रोग्राम को चेक करना। यहाँ पर एग्जीक्यूशन कुछ नहीं होता है, एग्जीक्यूशन सेपरेटली होता है। कंपाइलर जस्ट वेरीफाई करता है सिंटेक्स को। तो कोई भी प्रोग्राम यदि उसमें कंपाइलेशन का प्रोसेस है और उसके बाद एग्जीक्यूशन के पास में जा रहा है वो, तो उससे क्या होता है कि हम इंश्योर हो जाते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, क्योंकि उसमें सिंटेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, क्योंकि वो कंपाइलेशन फेज से निकल चुका है वो। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी भी ले गए, जावा स्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये, अब ये इसमें कंपाइलेशन नहीं होता है। तुम सोर्स कोड राइट करो और सीधे जो एग्जीक्यूट होगा सीधे ये ब्राउज़र पर होगा। ये सर्वर से ये कोड आता है यहाँ पर, ये सीधे ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होता है। ये ऐसा तुमको ऐसा कैसे ही कोड राइट करना है। अब बाय मिस्टेक तुमने कोड राइट करते समय यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा दिया, वो ब्राउज़र पे वो कोड गया तो ब्रेक हो जाएगा वहाँ पर। जो पता चलेगा रन टाइम पे पता चलेगा, जब ये एग्जीक्यूट होगा ये लाइन बाय लाइन, तभी पता चलेगा। अब हमारा को सिंटेक्टिकल वेरिफिकेशन तो हुआ नहीं, क्योंकि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कंपाइलर तो होता नहीं है। तो ऐसी लैंग्वेज को हम लोग इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोलते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट जो है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है यहाँ पर ही। तो जावा की ये सब प्रॉब्लम को देखते ही एंगुलर और रिएक्ट के अंदर फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग करने के लिए यूज करते हैं टाइप स्क्रिप्ट। स्क्रिप्टिंग का मतलब यही होता है कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इंटरप्रिटेड ही होता है, सीधे लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूट होता है स्क्रिप्टिंग में। तो टाइप स्क्रिप्ट का जो कोड है वो जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट होता है। तो हम क्या करते हैं कि एंगुलर रिएक्ट के अंदर जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो टाइप स्क्रिप्ट में करते हैं, और वो जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट होती है। तो वो जब टाइप स्क्रिप्ट का कोड जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट होता है तो हम लोग बीच में एक ट्रांसपाइल सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो वो सिंटेक्स से वेरीफाई भी करता है, सब कुछ करता है जावा स्क्रिप्ट का कोड बनाने के पहले। तो हमें एक एज मिलता है वहाँ पर प्रोग्रामिंग करने में कि वहाँ पर जो कोड बनेगा वो ऑलरेडी सब वो टेस्टेड वेरीफाई रहेगा। तो अब क्लाइंट साइड पे एरर आने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि सिंटेक्स का वेरिफिकेशन ट्रांसपाइल प्रोसेस पे ही हो चुका है ये। तो एंगुलर रिएक्ट के अंदर क्या होते हैं, टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज़ करते हैं वहाँ पर, जो कि वो क्या होती है जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होती है। तो डेवलपर को वो कन्वीनियंट रहती है। कंपाइलर में तुम इतना ध्यान रखो कि कंपाइलर मतलब पूरा की पूरा कोड का सिंटेक्स चेक होता है।
इंटरप्रेटेड होने का मतलब ये होता है कि जो भी कोड है वो रन होता है लाइन बाय लाइन। अब वो डायरेक्ट भी रन हो सकता है हमारा कोड, या इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अब इनडायरेक्ट होने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा कोड जो है वो डायरेक्ट रन नहीं होगा जो हमने लिखा है, यहाँ पर हमारा बाइट कोड जो है वो रन होगा, वो इंटरप्रेटेड होगा ये। तो इंटरप्रेटेड जो होगा वो लाइन बाय लाइन होगा, तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ जेवीएम, जावा में वो जेवीएम का पार्ट है। तो वो हमारा लिखा हुआ कोड कहीं ना कहीं पर एग्जीक्यूट होता है वो। अब कहीं पर वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है, कहीं पर वो जेवीएम के थ्रू एग्जीक्यूट हो रहा है, कहीं पर वो जावास्क्रिप्ट के इंजन के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना एग्जीक्यूशन करने का तरीका है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जीक्यूशन में कहीं पर कंपाइलर यूज होता है, कहीं पर यूज नहीं होता है। अब सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर जो है वो कंपाइलर तो रहता है, लेकिन वहाँ पर एग्जीक्यूशन होने का तरीका डिफरेंट रहता है। वहाँ पर डीएलएल फाइल होती है, और वो रन टाइम पर होती है, वो रन होती है। अब डीएलएल फाइल के अंदर होते हैं सेट ऑफ ऑब्जेक्ट फाइल। वहाँ पर ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, जैसे यहाँ पर डॉट क्लास फाइल बनती है, वो लिंकर के थ्रू सब लिंक होती है रन टाइम पर। और वो सब सीपीयू के अंदर रन टाइम पर होगी जो होगी। वहाँ पर बीच में कोई जेवीएम तो है ही नहीं, वहाँ पर जो होगा रन टाइम पर होगा, और वो प्रोसेस जो रहेगा और कॉम्प्लेक्स रहेगा वो उसके होने का। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना तरीका है। कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपाइलर रहेगा, इंटरप्रिटेड जो होगा वो कोड एग्जीक्यूट बाद में होगा, और कोड एग्जीक्यूट होता है तो 100% वो कोड, सारे के सारे इंस्ट्रक्शन एक बार में एग्जीक्यूट नहीं हो जाते, वन बाय वन ही होते हैं। तो उस प्रोसेस को इंटरप्रिटेशन ही बोलते हैं हम लोग ये। तो इंटरप्रेटेड यदि कंपाइलेशन के बाद में हो रहा है तो फिर हमारे पास में हमें कोई सिंटेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो हमको रन टाइम पे पता नहीं चलेगी, सीधे जो प्रोग्राम हमारा रन होगा। लेकिन डायरेक्टली कोड यदि रन ही हो रहा है सीधे, मतलब वो इंटरप्रेटेड ही हो रहा है जैसे जावा स्क्रिप्ट है, तो सब चीज़ें रन टाइम पे पता चल रही है। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना तरीका है। अब तुम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जीक्यूशन को यदि ऑब्जर्व करोगे तो उनको जो एग्जीक्यूशन करने के लिए जो हमारे पास में तरीके हैं वो डिफरेंट रहेंगे। ऐसा डॉट नेट का रहेगा, ऐसा पाइथन का रहेगा यहाँ पर ये। तो जावा जावा के अंदर एग्जीक्यूशन करने का जो तरीका है वो जेवीएम के अंदर होता है, जावा के अंदर होती है जावा वर्चुअल मशीन। तो बिकॉज ऑफ जावा वर्चुअल मशीन, जावा इजी पड़ती है, कन्वीनियंट रहती है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग सोर्स कोड पे ही फोकस करते हैं। असेंबलर का काम है कोड को असेंबल करने का। लिंकर, लोडर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, अब ये सब टूल है। जावा के अंदर जो है वो कंपाइलर अलग है, बाकी सब जो है वो जेवीएम के अंदर ऑटोमेटिकली जेवीएम के अंदर हो रहा है। असेंबली भी हो रही है वो क्लास लोडर के अंदर हो रही है वहाँ पर। वो सब क्लास लोडर के अंदर का पार्ट है। जेवीएम में सब कुछ हमको मिला हुआ है, जेवीएम में कुछ करना नहीं पड़ रहा, वो रेडी मेथड दिया हुआ है वहाँ पर। उसके लिए स्पेशल कुछ चीज़ें लोड नहीं होती। जेवीएम जब रन होता है, जब उसमें सब चीज़ें ऑलरेडी रहती है वहाँ पर, वो सब टूल है। कहीं पर वो अलग से लोड होते हैं, कहीं पर वो साथ में लोड हो जाते हैं। जेवीएम को बनाया ही ऐसा है कि उसके अंदर सब कुछ हो रहा है, वो लिंकर लोडर वो सब उसके अंदर बना हुआ है वो यहाँ पर। तो वो जेवीएम आर्किटेक्चर के अंदर आता है। तो जेवीएम आर्किटेक्चर यहाँ पर जाना। और इसको पढ़ना अच्छे से, ये जेवीएम के अंदर होता क्या क्या है। क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे तो तुमको बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा, और ये अभी मैं इतना डेप्थ में जाऊंगा मैं हो तो जावा में 1 साल लग जाएगा। तो तुमको अभी अपनी क्यूरियोसिटी रिजॉल्व करना है कि अभी तुम्हें जॉब प्रोस्पेक्टिव जाना है यहाँ पर ही।
क्योंकि तुम्हारी जो क्यूरियोसिटी रहेगी, वो क्यूरियोसिटी के अंदर तुमको सी सी प्लस प्लस भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तुमको जावा भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी ऑब्जर्व करना पड़ेगी। वो अंदर से एग्जीक्यूट कैसे होती है, फिर उसको भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसको भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसको भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब मेरा कमांड है जावा पे, मुझे सी सी प्लस प्लस के अंदर क्या होता है मुझे नहीं पता है। अब मुझे ये पता है कि ये इसके अंदर ये ऐसे ऐसे उसकी फाइलें जनरेट होती है, बट उसके अंदर की चीज़ें नहीं पता, क्योंकि मैंने उस पर इतने साल तक काम नहीं किया है। मैंने वो दूसरी लैंग्वेज पे काम नहीं किया है, मैंने इस पे किया है। तो मैं जेवीएम के अंदर का बता पाऊंगा ये कि जेवीएम के अंदर क्या हो रहा है। अब जेवीएम के अंदर जो है वो रन करते समय कैसे मेमोरी एलोकेट हो रही है, कैसे क्लास लोडर काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उस पर काम किया है ये। अब तुमको ज़्यादा क्यूरियोसिटी चाहिए यदि, और तो मैं सी सी प्लस प्लस वाले बंदे से तुम्हारी बात करवाऊंगा, उससे वो अंदर का एजुकेशन पूछना है, मैं जावा का बता दूंगा। जो पाइथन पे काम कर रहा होगा तुम उससे पाइथन का पूछ लेना, फिर कंपेयर कर लेना। क्योंकि सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो अपने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से यूज़ करती है। अब ये जेम गोसलिंग टीम ने बनाया तो उनकी सोच अलग थी, जिसने पाइथन बनाया उसकी सोच अलग थी, जिसने टाइपस्क्रिप्ट बनाया ये माइक्रोसॉफ्ट ने, वो उनकी सोच थी। वो प्रोग्राम अल्टीमेटली उनको मशीन को देना है इंस्ट्रक्शन। अब वो डायरेक्ट देना है कि उसको घुमा फिरा के देना है, या उसको एज ए डेवलपर के पर्सपेक्टिव से इजी करके देना है। सबने अपने अपने हिसाब से क्या करा है, कोड को राइट करना के तरीके जो है बना है वो, और उसको एग्जीक्यूट करने के तरीके बना है। तो जावा के अंदर तो बोला है कि भाई कंपाइल अलग करो और रन अलग करो, बाकी सब जेवीएम पर डाल दिया है। पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी क्या है कि इन चीज़ों में कंफ्यूजन ही होना है अभी। जो है वो जॉब ओरिएंटेड देखो, काम करने के ओरिएंटेड देखो। क्योंकि अभी इन्हीं चीज़ों पे लगे रहोगे तो अभी जावा का एडवांस जावा है, एडवांस जावा के बाद में फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क के बाद में रियल टाइम टूल है। अब रियल टाइम टूल जो है, अब जेनकिन का यूज़ करोगे तो जेनकिन जो है वो जावा का सॉफ्टवेयर है। फिर कोई दूसरा टूल यूज़ करोगे तो हो सकता है सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर बना हुआ है, वो हम तो उसको यूज़ कर रहे हैं। वो सी सी प्लस प्लस के अंदर बिल्डअप बने हुए हैं हमारे पास में वो, हम जस्ट उसके यूज़र हैं। तो हमको इंडस्ट्री में कैसे काम कर रहे हैं हमको उस पर फोकस करना है अभी। हमको ये अपनी क्यूरियोसिटी रिजॉल्व, वो गूगल है, गूगल से पढ़ते रहो ये। बट वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है वो एग्जीक्यूशन होने की। अब पाइथन का यूज़ जो होता है वो एनालिटिक्स में होता है, डेटा साइंस में होता है। तो पाइथन जो है उसके अंदर जो एपीआई हमारे पास में अवेलेबल है वो कैलकुलेशन मैथमेटिकल एपीआई अच्छे हैं उसके पास में। तो वो इसलिए वो मशीन मशीन लर्निंग में अच्छे से यूज़ होता है। अब वो पाइथन से ऐसा नहीं कि हम लोग एंटरप्राइज एप्लीकेशन बना नहीं सकते हैं, लेकिन पाइथन का जो मेन यूज़ है वहाँ पर अच्छे से एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के लिए जावा ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। तो हर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी एक बिजनेस कैपेबिलिटी रहेगी, अपना एग्जीक्यूशन करने का तरीका रहेगा। अब वो उसके एग्जीक्यूशन के समय में लिंकर लोडर असेंबलर कैसे काम करते हैं, वो सब उसके एग्जीक्यूशन इंजन में या जिस तरीके से भी एग्जीक्यूट हो रहा है वो सब उसके अंदर अवेलेबल रहेगा। हमारे पास में चीज़ें जो है वो अभी जेवीएम के अंदर अवेलेबल है। लिंकर का काम है फाइलों को लिंक करने का, लोडर का काम है फाइलों को उठा के रैम में लेके आने का, असेंबलर का काम है कि असेंबल करने का फाइलों को। तो सी प्लस प्लस के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर असेंबलर होते हैं, वहाँ पर ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होती है, वो असेंबल होती है। जावा के अंदर ऐसे ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनती हैं, डॉट क्लास फाइल बनती हैं, कोई असेंबलर वगैरह नहीं रहेगा यहाँ पर। ये लिंकर रहेगा, वो भी जेवीएम के अंदर रहेगा, क्योंकि जावा का जो है वो एग्जीक्यूशन होने का तरीका डिफरेंट है। तो अभी जो जो चीज़ पे भी है उसी पे फोकस करो, बाकी अभी कंफ्यूजन होगा और दूसरी चीज़ों में जाओगे तो यहाँ पर ये सब कुछ अवेलेबल है अभी। अभी तुम जावा के अलावा यदि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न ना करोगे, तब वो उसके एजुकेशन के समय में वो चीज़ें आएगी कि वहाँ पर कैसे होती है। अब मेरा मोर फोकस जावा पर है, जावा स्क्रिप्ट पे मैंने काम किया हुआ है फ्रंट एंड में, तो मुझे उनके एजुकेशन पता है क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने
जो जावा स्क्रिप्ट को जब मैं एग्जीक्यूट कर रहा था मैं, तब मैंने क्या बताया कि वहाँ पर इंटरप्रेटेड डायरेक्ट हो गया, वहाँ पर कोई कंपाइलर ही नहीं है। अब वो जावा स्क्रिप्ट के एग्जीक्यूट होने का तरीका है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो होता है हमारा कोड, वो क्लाइंट साइड एग्जीक्यूट होता है। क्लाइंट साइड मतलब ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होता है। सर्वर से वो कोड ब्राउजर पर आता है और वहाँ पर वो एग्जीक्यूट होता है। अब ब्राउजर के अंदर होते हैं इंजन, ब्राउजर के इंजन होते हैं। अब वो इंजन सीधे ही कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब अपन ने जो कोड भेजा, कोई कंपाइलेशन करके तो भेजा नहीं है वहाँ से ही। अभी जावा स्क्रिप्ट के कोड का एग्जीक्यूशन होने का तरीका है। अब जावा स्क्रिप्ट का जो इंजन बना है वो भी सी प्लस प्लस लैंग्वेज में बना है। तो ये दो लैंग्वेज पे मेरी इसे कमांड है, तो मैं इसका एग्जीक्यूशन के बारे में इंटरनली बता सकता हूँ क्या चलता है। बाकी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में मुझे थ्योरेटिकल नॉलेज रहेगा, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली उन पर काम ही नहीं किया है, तो उनके एग्जीक्यूशन इंटरनली मैं इतना डेप्थ में नहीं जानता हूँ मैं किस तरीके से होते हैं। बाकी अभी अभी इन चीज़ों में मत पढ़ो, कंफ्यूजन होगा और कोई काम का नहीं रहेगा वो अभी। वो- अभी अभी अल्टीमेटली जो गोल है उसके अकॉर्डिंगली चलो, ये क्लियर रहोगे। नहीं तो तुम इसमें उलझ जाओगे तो ना वो कोई इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से सही रहेगा, और उलझ ही जाओगे। क्योंकि वो चीज़ें जब भी समझ में आती है जब तुम उसको प्रैक्टिकल करते हो। मैं कितने तुमको असेंबलर लिंकर लोडर बता दूं मैं, ये तुमको अच्छे से फील करना है चीज़ें, तो सी प्लस प्लस की सी की बहुत प्रोग्रामिंग करो, तब तुमको खुद ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकली करोगे उसको। क्योंकि वहाँ पर चीज़ें होती हुई दिखेगी। अब यहाँ पर चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई है जेवीएम के अंदर, तो वो तो तभी पता चलेगी जिस जब तुम जेवीएम बना रहे होंगे या जिसने जेवीएम बनाया होगा उसकी चीज़ें पढ़ो क्या है ये। क्योंकि अब यहाँ सब हमको जेवीएम के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास में जावा का जो मेन फोकस था वो सोर्स कोड को सिंप्लीफाई करने का था और एग्जीक्यूशन के प्रोसेस को स्मूथ करने का था। हम उठा के जेवीएम को दे देते हैं कोड, हम ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं। ये अब सी सी प्लस प्लस में तुमको सारे लोड लेना है, सी लैंग्वेज में मेमोरी मैनेजमेंट भी करना, ये भी करना है। वहाँ पर कंपाइल करोगे, रन करोगे तो पहले तो एडिटर पर टेस्ट करोगे, लेकिन जब उस फाइल का जब फाइनल बिल्ड बनाओगे तो वहाँ कोई ऐसा एक सिंगल बिल्ड नहीं रहता, वहाँ पर सेट ऑफ डीएलएल फाइल बनती है। जैसे कि ये यहाँ पर जो तुमको कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम पे इंस्टॉलेशन करते हो, प्रोग्राम फाइल के अंदर जाना। मान लो कि मैंने ये गिट का सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉलेशन किया है, मैंने ये गिट का, गिट में तो नहीं है। जावा का सॉफ्टवेयर मान लो यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन किया है, तो मैंने बोला है कि जो जावा का जो सॉफ्टवेयर है वो सी प्लस प्लस सी लैंग्वेज का यूज़ करके बना हुआ है। जो जेवीएम जो है ये जेवीएम जो है और जावा का जो टूल है, तो उसके अंदर जाओगे तो तुमको सेट ऑफ डीएलएल फाइल मिलेगी। डेटा लिंक लाइब्रेरी ऐसा कुछ बोलते हैं। अब ये होती है सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी। अब ये रन टाइम पे सारी के सारी चीज़ें आपस में लिंक करती है। अब पढ़ो बैठ के कि डीएलएल फाइल कैसे बनती है, वहाँ पर कैसे एग्जीक्यूट होती है, जनरेट होती है। जब तुमको पता चलेगा कि उसमें असेंबलर लिंकर लोडर कैसे काम करते हैं, तो वो अलग अलग टूल चलेंगे। अब वहाँ पर ऐसा सेट ऑफ डीएलएल फाइल रन टाइम पे मर्ज होती है, सब लाइब्रेरी है ये। तो वो उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वो सूट करती है, वो कैसे बनी हुई है। अब जावा के अंदर होती है डॉट क्लास फाइल है, जार फाइल है। अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जीक्यूट होने का तरीका अलग अलग है। तो कन्फ्यूज़न ही होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम नहीं करोगे तो चीज़ें क्लियर नहीं होती है। बट कंपाइलर का जो काम है वो कोड को एक साथ में कंपाइल करने का है और उसमें सिंटेक्स वेरिफिकेशन करने का है। और इंटरप्रेटर का काम है वो कोड को लाइन बाय लाइन रीड करके सीधे एग्जीक्यूट करने का है ये। वो वो सारी चीज़ें जावा में जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। जावा के अंदर डॉट क्लास फाइल को रोल में लाया है यहाँ पर।
हमारा प्रोग्राम वो डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल नहीं है। तो आगे का हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कल।